नमस्कार, एग्जाम सिलेक्शन 360 पर आपका स्वागत है। मैं हर्षवर्धन आज फिर आपके लिए एक क्लास लेकर आया हूं, पर आज की क्लास में थोड़ा सा बदलाव है। अभी तक जो हम चीजें कर रहे थे हमने उसमें थोड़ा बदलाव ये किया है कि अब हम जो है प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे। पर डे आपको जो है प्रीवियस ईयर में आए क्वेश्चन है, जो अब आने की जितने क्वेश्चनों में पॉसिबिलिटी है, उन सभी क्वेश्चनों को एक वीडियो में मर्ज करके लगभग 20 से 25 क्वेश्चन, जिनको एक्सप्लेन करके 50 तक मैं पहुंचा देता हूं, तो वो क्वेश्चन आप पढ़ने वाले हैं। और ध्यान रखना, ये वीडियो आरआरबी, एनटीपीसी और एसएससी के लिए 100% जो सबसे अच्छी वीडियो होने वाली है। अभी तक के जितनी यूट्यूब पे आप वीडियो देखोगे, सबसे अच्छी वीडियो आपको यही लगने वाली है, क्योंकि इससे एज इट इज क्वेश्चन आपके पेपर में फंसेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है आपका, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी का गठन किसके तहत किया गया था? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी का गठन किसके तहत किया गया था? अगर आपसे ये पूछा जाए तो आपका आंसर क्या आएगा? सर, जल प्रदूषण, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी का गठन किसके तहत किया गया था? तो ये प्रदूषण निवारण एवं अधिनियम 1974 के तहत जो है इसका गठन किया गया था। अब इस चीज को ध्यान रखना कि इसका गठन क्यों किया गया, क्योंकि जो सेंट्रल पॉल्यूशन जो नियंत्रण बोर्ड है, इसने इसलिए गठन करने की जरूरत पड़ी कि जो केंद्र और राज्यों के बीच जो संबंध थे, राज्यों के बीच में, तो कई बार कचरे को लेकर दोनों के बीच में विवाद बन जाता था। तो उस विवाद को दूर करने के लिए इसको जो है बनाया गया। अब की बार ध्यान रखना कि करंट में अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन था, तो स्वच्छ शहरों में आपका इंदौर और सूरत है। और 2024 में स्वच्छ वायु गुणवत्ता वाले अगर शहरों की बात करें तो उसमें सबसे अच्छा जो स्वच्छ वायु गुणवत्ता वाला जो शहर है वो कौन सा है? सूरत। कौन सा शहर है आपको ध्यान रखना है? सूरत शहर है। सूरत शहर आपको ध्यान रखना है कि 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में सबसे अच्छी वायु गुणवत्ता वाला जो शहर है वो कौन सा है? सूरत है। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि 3 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों में सबसे अच्छी वायु किसकी है, तब आपका आंसर आ जाएगा उत्तर प्रदेश का एक शहर है जिसका नाम है रायबरेली। ठीक है, रायबरेली बहुत इंपोर्टेंट जो है शहर है, क्योंकि यहां से कांग्रेस के जो पुराने नेता हैं वो चुनाव लड़ते थे, और अब की बार भी ये बहुत ज्यादा चर्चा में रहा था शहर, तो इसलिए आपको ये क्वेश्चन बन सकता है पेपर में। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में तुम्हें पता है कि ये वाला जो सीजन चल रहा है गणेश चतुर्थी का चल रहा है, और गणेश चतुर्थी का ही क्वेश्चन आपके सामने है कि गणेश चतुर्थी का धार्मिक त्योहार विशेष रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो गणेश चतुर्थी बेसिकली ऐसा है, मनाया तो मूल रूप से शुरू में जो मनाया गया था वो मनाया गया था महाराष्ट्र में। अब तो लगभग भारत के सभी राज्यों में इसको मनाया जा रहा है। सबसे शुरू में ये महाराष्ट्र में मनाया गया, और इसकी शुरुआत अगर आपसे पूछी जाए किसने करी, तो शिवाजी के द्वारा। ध्यान रखना, शिवाजी के द्वारा इसको जो है शुरू किया गया था। शिवाजी के द्वारा इसको शुरू किया गया। उसके बाद यहां पर क्या हुआ कि 1905 के समय बाल गंगाधर तिलक ने इसको जो है पब्लिसिटी दिलवाई थी। ध्यान रखना, शुरू किसने किया था? शिवाजी ने किया था, और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा इसको जो है क्या करवाई गई थी? पब्लिसिटी दिलवाई गई थी। तो इसका आंसर जो है वो क्या है? आपका महाराष्ट्र है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये क्वेश्चन आपका 100% है, इंपोर्टेंट है। इंपोर्टेंट नहीं, आप इसको ये लिख लो कि पेपर में ये आएगा। ठीक है, पेपर में ये आएगा। क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं, ये पूछना चाह रहा है कि कौन सा कथन सत्य है? तो बिल्कुल सही बात है, पहला वाला कथन जो है वो आपका क्या है? सत्य है कि क्षार स्वाद में क्या होते हैं? कड़वे, और अम्ल स्वाद में क्या होते हैं? खट्टे होते हैं। ठीक है, अम्ल क्या करते हैं? लाल लिटमस पेपर के रंग को नीला कर देते हैं। अम्ल क्या करते हैं? नीले को लाल करते हैं। अम्ल क्या करते हैं? नीले को लाल करते हैं। अम्ल स्वाद में नमकीन होते हैं, तो अम्ल स्वाद में क्या होते हैं? खट्टे होते हैं। इसके अलावा क्षार क्या करते हैं? नीले लिटमस को लाल करते हैं। नीले को लाल नहीं करते, वो लाल को क्या करते हैं? नीला करते हैं। तो ध्यान रखना, इतना कंफ्यूजन करके जो है वो क्वेश्चन को दे देता है कि बच्चे प्रेशर से कई बार जो है इसमें आते हुए भी क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। तो गलत नहीं करना। आंसर क्या है इसका? आंसर है क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तलाजा गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं?
तलाजा गुफाएं की अगर बात करें, तलाजा गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं, तो आप ध्यान रखना ये आपकी तलाजा गुफाएं गुजरात राज्य में स्थित है। कहां पर स्थित है? तलाजा गुफाएं गुजरात राज्य में स्थित हैं। और अगर इनके बारे में पूछा जाए तो गुजरात में जो गिर पहाड़ी क्षेत्र है, गुजरात का जो गिर पहाड़ी क्षेत्र है, उस पहाड़ी क्षेत्र में पत्थरों को काटकर, उसमें पत्थरों को काटकर जो है ये गुफाएं बनाई गई हैं, पत्थरों को काटकर ये गुफाएं बनाई गई हैं। और इन गुफाओं में आपको ध्यान रखना है किसके लिए, जो बौद्ध धर्म के प्रचारक हैं वो शांति के लिए इन गुफाओं में जाया करते थे। तो ध्यान रखना है कहां, गुजरात में तलाजा गुफाएं हैं। गुजरात में कहां पर है? गुजरात में तलाजा गुफाएं हैं। ठीक है, इसके अलावा आपसे पूछा जाए कि अजंता की गुफाएं कहां हैं, एलोरा की गुफाएं कहां हैं, चलो आप बताओ कि महाराष्ट्र में कौन सी गुफाएं हैं, अजंता की या एलोरा की गुफाएं कौन सी है, कहां पर हैं? अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में है या मध्य प्रदेश में है? आपको ये क्वेश्चन कमेंट में बताना है कि इसका आंसर क्या है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखो भाई ध्यान रखना, अब पर डे आपकी जो है एनटीपीसी की क्लास सब्जेक्ट वाइज चलेगी, जिसमें 100% हम गारंटी देंगे कि हमारी क्लास से ही क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, और इसमें आपको ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट वाइज मैथ, रीजनिंग, जीएस सब के क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। अगला एक क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में अबोर पहाड़ियां स्थित हैं? अबोर पहाड़ियों के बारे में अगर आपसे पूछा जाए अबोर पहाड़ियां कहां पर हैं, तो अबोर पहाड़ियां आपकी अरुणाचल प्रदेश में हैं। ध्यान रखना कि भारत और चीन की सीमा पर, भारत और चीन की सीमा पर आपकी कौन सी पहाड़ी हैं? अबोर पहाड़ियां हैं। और कौन से राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश में 2-3 और पहाड़ियां हैं, जैसे आपकी एक डाफला पहाड़ी भी काफी चर्चा में रहती है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि अरुणाचल प्रदेश में एक आपकी पटकई ब्रुम पहाड़ी भी है, उसको कई जगह पटकई बुम भी दिया गया, तो उससे कंफ्यूजन नहीं करना कि पटकई बुम या पटकई ब्रुम अलग है, वो एक ही चीज है। पटकई ब्रुम जो है वो पहाड़ी भी कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश आपका जो है एक ट्राई पॉइंट है, जो ट्राई पॉइंट आपका किसके, इधर आपका एक आ जाएगा देश जिसका नाम है चीन, इधर आपका एक देश आ जाएगा जिसका नाम है म्यांमार, और इधर आपका प्यारा भारत है ही। तो ये क्या है, आपका एक ट्राई पॉइंट भी है जो म्यांमार और चीन और भारत के बीच में है। ठीक है, इसके अलावा अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? महान फुटबॉलर खिलाड़ी डियोगो माराडोना नवंबर 2020 में उनका निधन हो गया, निम्न में से वो किस देश का प्रतिनिधित्व करते थे? तो डियोगो माराडोना की अगर बात करें तो डियोगो माराडोना जो है अर्जेंटीना के, कौन से देश के? अर्जेंटीना के क्या थे? अर्जेंटीना के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे। अर्जेंटीना के, ध्यान रखना, अर्जेंटीना के क्या थे? अर्जेंटीना के प्रसिद्ध क्या थे? अर्जेंटीना के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि पेले किस देश के खिलाड़ी थे? पेले, तो पेले का ध्यान रखना, पेले किस देश के खिलाड़ी थे? ब्राजील। इसके अलावा आपको ध्यान ये भी रखना है कि फीफा वर्ल्ड कप, लास्ट बार जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था 2023 में, तो फीफा वर्ल्ड कप किसके द्वारा जीता गया था? तो फीफा वर्ल्ड कप जो है आपका लास्ट, आपका जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ है, ठीक है, वर्ल्ड कप हुआ है, ये किसके द्वारा जीता गया? तो आप ध्यान रखना, अर्जेंटीना ने ही जीता है। और अर्जेंटीना के सबसे प्रसिद्ध खिलाड़ी जो हैं इस समय कौन है? तो आप बता सकते हैं कि लियोन मेसी जो है वो कौन से देश के खिलाड़ी हैं? लियोन मेसी आपके अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं। किसके खिलाड़ी हैं? अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि रोनाल्डो कौन से देश के खिलाड़ी हैं, रोनाल्डो कौन से देश के खिलाड़ी हैं, तो आप बताना कि रोनाल्डो पुर्तगाल के हैं। कहां के हैं? रोनाल्डो पुर्तगाल के हैं। कहां के हैं? पुर्तगाल के हैं। और पुर्तगाल की राजधानी आपको बताइए कि पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है। अगले क्वेश्चन पर ध्यान रखना कि रोनाल्डो दुनिया में सबसे ज्यादा गोल करने वाले क्या हैं? खिलाड़ी हैं। दुनिया में रोनाल्डो से ज्यादा अंतरराष्ट्रीय मैचों में गोल किसी ने नहीं किए। पहले नंबर पर आपके रोनाल्डो आते हैं, दूसरे नंबर पर आपके लियोन मेसी आते हैं, और तीसरे नंबर पर भारत का एक खिलाड़ी है जिसका नाम क्या है? सुनील छेत्री। भारत के लिए सबसे ज्यादा जो गोल किए हैं वो किसने किए हैं? सुनील छेत्री ने किए हैं। अब मिलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। देखो अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब, ये आएगा पेपर में, ये भी कई बार जो है आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी?
इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी 1921 में। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई? 1921 में। ध्यान रखने वाली बात यह है कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कितने बैंकों को मिलाकर बनाया गया था, आपको ध्यान रखना है। तो आपका बैंक ऑफ कोलकाता, बैंक ऑफ आपका बॉम्बे और बैंक ऑफ आपका मद्रास, ये तीन बैंकों को मिलाकर आपको बताना है कौन सा बैंक बना, तो आप बताओगे कि इंपीरियल बैंक जो है बनाया गया था। अगला इसमें क्या क्वेश्चन बन सकता है? अगला क्वेश्चन ये है कि इंपीरियल बैंक को 1955 में क्या नाम दिया गया? इस इंपीरियल बैंक को 1955 में नाम दिया गया एसबीआई। क्या नाम दिया गया? एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्या नाम दिया गया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इस समय भारत का सबसे बड़ा क्या है? बैंक है। भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक अगर कोई है तो वो कौन सा है? एसबीआई है। ठीक है, तो तीन बैंकों को मिलाकर जो है वो इंपीरियल बैंक बना, और इंपीरियल बैंक को बाद में 1955 में क्या बना दिया गया? एसबीआई बना दिया गया। शाखाओं के आधार पर, कार्यक्षमता के आधार पर सबसे बड़ा बैंक अगर कोई है वाणिज्यिक बैंक, तो आप ध्यान रखना एसबीआई है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 घटनाओं के स्मरण उत्सव पर सिलसिले में 2021 में बांग्लादेश का दौरा किया, और उनमें से कौन सी एक नहीं है? उनमें से कौन सी घटना एक नहीं है? दरअसल क्या है कि बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम के 50 वर्ष, शेख मुजीबुर रहमान की जन्म शताब्दी वर्ष, बांग्लादेश भारत भूमि सीमा समझौते एलबीए पर हस्ताक्षर के 10 वर्ष, और बांग्लादेश के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 50 वर्ष। इसका जो आंसर बनने की संभावना है, आंसर बनने की संभावना क्या है? इसका आंसर यही है आपका ए। दरअसल क्या है कि बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम के 50 वर्ष नहीं थे। दरअसल ये क्या थे कि जो शेख मुजीबुर रहमान है, इनको कहा जाता है बांग्लादेश का गांधी। क्या कहा जाता है? बांग्लादेश का गांधी कहा जाता है, क्योंकि बांग्लादेश की जो स्थापना में सबसे बड़ी भूमिका रही है वो किसकी रही है? शेख मुजीबुर रहमान की रही है। तो बांग्लादेश का गांधी किसको कहा जाएगा? बांग्लादेश का गांधी शेख मुजीबुर रहमान को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? शेख मुजीबुर रहमान को कहा जाता है। इनकी लड़की का नाम क्या है? इनकी लड़की का नाम है शेख हसीना। और आपको पता होगा कि अभी 1 महीना पहले सेंट मार्टिन द्वीप का एक विवाद जो है पनपा, उसके बाद वहां के स्टूडेंटों ने क्या किया? आरक्षण को लेकर बवाल किया, और उसके बाद शेख हसीना की सरकार गिर गई, और वहां पर जो है सरकार जो है अब नए तरीके से गठित की गई है। वहां के जितने भी सरकारी एम्प्लॉयर हैं सबको जो है इस्तीफा देना पड़ रहा है, यहां तक कि मुख्य न्यायाधीश को भी वहां के इस्तीफा देना पड़ा। ठीक है, इसके अलावा आप ध्यान रखना कि भारत बांग्लादेश भूमि समझौता, जिसको कहा जाता है एलबीए। एलबीए का मतलब क्या है? लाइन बाउंड्री एग्रीमेंट। लाइन बाउंड्री एग्रीमेंट पर जो है वो क्या है? हस्ताक्षर के कितने साल हो गए? 10 वर्ष हो गए थे आपके 2021 में। ये बात बिल्कुल सही है। इसके अलावा भारत और बांग्लादेश के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के भी कितने हो गए थे? 50 वर्ष हो गए थे। ये तीनों चीजें आपकी क्या है? सही हैं, बट आपका ये वाली बात सही नहीं थी, तो इसलिए आंसर जो है वो क्या बना? ए बना। ठीक है, इसके अलावा आपसे पूछा जाए कि भारत और बांग्लादेश की जो सीमा है, बांग्लादेश की जो सीमा है उसका नाम क्या है? तो आप ध्यान रखना, उसका नाम क्या है? उसका नाम है रेड क्लिफ। क्या नाम है? उसका नाम है रेड क्लिफ। और एक चीज और ध्यान रखना कि भारत बांग्लादेश से सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है, और इसकी लंबाई कितनी है? 4096 किलोमीटर। कितनी? 4096 किलोमीटर है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं कि अभिनेत्री कंगना रनौत ने, अब ये खालिस्तान है नामक फिल्मों के लिए 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2019 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। तो उस समय जो कंगना रनौत की जो मूवी आई थी, तो कंगना रनौत की मूवी आई थी मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी और पंगा। इन 2 मूवियों के लिए कंगना रनौत ने क्या किया था? 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता था। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता था। इस समय आप कह सकते हैं कि कंगना रनौत जो है वो सांसद बन चुकी है। और अगर आपसे पूछा जाए कि कंगना रनौत कौन से राज्य से आती हैं, तो बताना हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश में कौन सी सीट से ये चुनाव लड़कर आई हैं? तो आप बताना कि इनका जो संसदीय क्षेत्र है, इनके संसदीय क्षेत्र का नाम जो है वो क्या है? संसदीय क्षेत्र का नाम है मंडी।
ठीक है, मंडी से आई हैं और राज्य का नाम क्या है इनके, हिमाचल प्रदेश। और कौन सी पार्टी से चुनाव लड़कर आई हैं, तो आप ध्यान रखना भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़कर जो है ये आई हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है पानी के लिए शुद्ध और उपयुक्त जल को के रूप में जाना जाता है। पानी के लिए शुद्ध, देखो पानी शुद्ध उसको माना जाएगा जो पीने योग्य हो, ठीक है। पीने योग्य पानी को क्या माना जाता है? पीने योग्य पानी को सबसे, इस कंडीशन के हिसाब से जो है हम कह सकते हैं कि इस सवाल में जो ऑप्शन है उसके हिसाब से जो इसका आंसर बन रहा है वो क्या है? पेयजल है। एक्चुअल में अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे शुद्ध जल कौन सा होता है, तो सबसे शुद्ध जल होता है वर्षा का जल। एक सवाल कई बार पूछा जाता है आसूत जल किसको कहते हैं? आसूत जल आप ऐसा समझना कि अगर कोई पानी है, उस पानी को हमने क्या कर लिया? उबाल लिया। उबालने के बाद उसकी बनी भाप, और उस भाप को हमने क्या कर लिया? ठंडा कर लिया, और उससे वापस हमने क्या बना दिया? उससे वापस हमने पानी बना दिया। तो इस वाले पानी को हम क्या कहेंगे? आसूत जल कहेंगे। ये क्या होता है? आपका आसूत जल होता है, ठीक है। ये क्या होता है? आसूत जल से भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि आसूत जल कैसा होता है? पानी को उबाला, वो भाप बनी, भाप के बाद उसको ठंडा किया, और ठंडे के बाद जो है वो वापस क्या बना? पानी बना। ये आपका क्या है? आंसर है आपका। इसमें आंसर जो है वो क्या है? पेयजल है। अगर आपसे पूछा जाए पेयजल के अलावा और पानी का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? पानी का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? 7। और जिसकी पीएच वैल्यू 7 होती है वो क्या होता है आपका? वो होता है उदासीन। उदासीन का मतलब क्या? वो जिसके साथ जाएगा उसी के जैसा हो जाएगा, ठीक है। अम्ल के साथ जाएगा अम्ल जैसा, क्षार के साथ जाएगा क्षार जैसा, ठीक। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से इब्राहिम लोदी को पराजित करने के बाद पहला मुगल सम्राट कौन बना? देखो इब्राहिम लोदी को जब हराया गया तो पहला मुगल सम्राट बना बाबर। बाबर की अगर बात करें तो बाबर ने क्या किया था? मध्य एशिया में एक जगह है जिसका नाम है ट्रांस ऑक्सियाना। ट्रांस ऑक्सियाना से इसने अपने शासन की शुरुआत करी। उसके बाद ये क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि भारत में एक जनजाति थी जिसका नाम था यूसुफजई जनजाति। क्या नाम था? यूसुफजई जनजाति। उस यूसुफजई जनजाति की वजह से ये भारत में आया। दरअसल ये यूसुफजई जनजाति के लोग क्या करते थे? ये करते थे कि वहां पर ये रात में जाकर जो है लूट करते थे। इन जनजाति के पीछे जो है कौन आ गया? आपका बाबर आ गया। और इसने कश्मीर में एक दुर्ग था जिसका नाम था भेरा का दुर्ग। भेरा का दुर्ग, उस दुर्ग पर आक्रमण किया। उसके बाद जो है इसको भारत के बारे में पता चला, और इसने फिर बाबर ने फिर क्या किया? 1526 में भारत पर आक्रमण किया, और उसमें इब्राहिम लोदी को इसने क्या कर दिया? पराजित कर दिया। उसके बाद भारत में नींव पड़ी किसकी? मुगल शासकों की। और मुगल शासकों में आपको जो ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना कि ऐसे करके आप जो है याद रख सकते हैं कि ये जो बड़े राजा हैं उनका क्रम है। सबसे पहले आया बाबर, फिर आया हुमायूं, उसके बाद आपका जो है हुमायूं के बाद शेरशाह सूरी आया थोड़े दिन के लिए, फिर आया अकबर, फिर आया आपका जहांगीर, फिर आया आपका शाहजहां, और उसके बाद आया आपका औरंगजेब। इस तरीके से जो है इनका क्या रहा है? क्रम रहा है। औरंगजेब के बाद जो है ये धीरे धीरे डिक्लाइन होना शुरू हुआ, और बाद में लास्ट में 1857 में बहादुर शाह जफर द्वितीय के साथ जो है इसका क्या कर दिया गया? समापन कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है कि संविधान का 52वां संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा जो है किया गया। इसमें संविधान के द्वारा जोड़ी गई अनुसूची दल बदल के आधार पर किसी व्यक्ति की संसद के किसी भी सदन या राज्य की विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य होने की अयोग्यता से संबंधित है। मतलब ये मोटे मोटे शब्दों में ये कहना चाह रहा है कि आपका जो 52वां संविधान संशोधन था वो दल बदल कानून से संबंधित था, तो उसके समय आपने कौन सी अनुसूची जोड़ी थी? तो इसका आंसर तो सभी को पता है कि इसमें कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? 10वीं अनुसूची जो है इसमें जोड़ी गई थी। कौन सी अनुसूची? 10वीं अनुसूची इसमें जोड़ी गई थी। इसके बाद 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची में आपके नगर निकाय और 12वीं अनुसूची में आपके ग्राम जो पंचायतें थी उससे संबंधित जो चीजें की गई हैं। तो अब वर्तमान में हमारी जो है 12 अनुसूची हैं, और मूल संविधान में हमारी कितनी अनुसूची थी? 8 अनुसूची थी। 8वीं अनुसूची में आपको बताइए कि हिंदी के बारे में बताया गया है।
अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि नवंबर 2020 में ट्विटर को अब वर्तमान में क्या कहते हैं, एक्स। ट्विटर का जो नया नाम क्या है वो है एक्स। ट्विटर ने विश्व स्तर पर अब जो है इन चार में से इस खाली स्थान पर जो है क्या चीज आएगी, ऐसे ट्वीट की शुरुआत की है जो 24 घंटे में गायब हो जाते हैं। तो 2020 में ट्विटर ने एक जो है क्या किया था, फ्लीट्स नामक जो है एक फीचर इसमें जोड़ा था कि उसमें क्या करेंगे, अगर फ्लीट्स के द्वारा कोई भी व्यक्ति क्या करता है, कोई ट्वीट करता है, तो उसके बाद क्या होगा कि 24 घंटे के बाद जो है वो क्या हो जाएगा, हट जाएगा। दरअसल ये बिल्कुल उस तरीके से है जैसे आप व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाते हैं ना, कि स्टेटस आपने लगाया उसके बाद वो 24 घंटे के बाद अपने आप ही क्या हो जाता है, हट जाता है। ठीक उसी तरीके से ट्विटर का फ्लीट्स जो है वो क्या करता है, एक आपका जो मतलब इसमें अपडेशन कह सकते हैं कि वो अपडेशन जो है वो ये काम करता है जैसे व्हाट्सएप का आपका स्टेटस काम करता है। अगला एक क्वेश्चन है, शरीयतुल्लाह खान अंग्रेजों के खिलाफ का हिस्सा थे। शरीयतुल्लाह खान की अगर बात करें तो शरीयतुल्लाह खान ने एक आंदोलन चलाया था जिसका नाम था फराजी आंदोलन। शरीयतुल्लाह खान ने बंगाल के आसपास जो उड़ीसा और बिहार के आसपास वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में क्या किया था, इस क्षेत्र में एक आंदोलन चलाया था। उस आंदोलन का नाम क्या था, उस आंदोलन का नाम था फराजी आंदोलन। क्या नाम था भाई उसका, उसका नाम था फराजी आंदोलन। और ये काफी चर्चा में रहा था। इस आंदोलन ने क्या किया था, इस आंदोलन ने इस्लाम धर्म को किस तरीके से जागरूक करना है, उनके धर्म में क्या क्या कमियां हैं, उन चीज पर जो है काफी काम किया। और फराजी आंदोलन के जितने भी नेता थे फिर बाद में उनको जो है अंग्रेजों ने गिरफ्तार करके इस आंदोलन को जो है 10 साल के बाद क्या कर दिया था, खत्म कर दिया था। अगला एक क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वनों की कटाई का परिणाम नहीं है। वनों की कटाई का परिणाम नहीं है, पृथ्वी पर प्रदूषण के स्तर में वृद्धि, वायुमंडल में ऑक्सीजन के स्तर में वृद्धि और प्रकृति के समग्र संतुलन में गड़बड़ी। देखो अगर किसी क्षेत्र में आप अपने छोटे क्षेत्र को सोचकर अगर इस क्वेश्चन को करोगे तो ये ज्यादा बढ़िया रहेगा। अगर आप ये देख रहे हो कि पृथ्वी पर प्रदूषण के स्तर में वृद्धि, तो भाई सीधी सी बात है कि अगर आप वन काटोगे तो प्रदूषण में क्या होगी, वृद्धि तो होगी, ये तो बिल्कुल सही बात है। वायुमंडल में ऑक्सीजन के स्तर में क्या होगी, वृद्धि होगी। कौन सा परिणाम नहीं है। अगर आप ये बताओ, आप क्या काट रहे हो, पेड़ काट रहे हो, तो पेड़ काटने से ये बताओ ऑक्सीजन में वृद्धि होगी या कमी होगी। तो ऑक्सीजन के स्तर में क्या होगी, ऑक्सीजन के स्तर में होगी कमी। ठीक है, ऑक्सीजन के स्तर में क्या होने वाली है, कमी होगी। भूजल के स्तर में क्या होगी, कमी होगी। भूजल के स्तर में कमी कैसे हो जाएगी, एग्जाम्पल के रूप में आप ये भी कह सकते हैं कि अगर कोई आपका पानी वाला जो क्षेत्र है वो है और उसके आसपास जो है क्या है, पेड़ लगे हुए हैं, तो पेड़ जो है वो क्या करते हैं, कई बार आपका पानी क्या कर लेते हैं, सोखते हैं और वो उसको मेंटेन करके रखते हैं। तो आप इसमें बड़े पस रहे होंगे कि यार अब जो है सी करें या ए करें। अगर इसमें ऐसा क्वेश्चन दे रखा है तो वायुमंडल में ऑक्सीजन के स्तर में वृद्धि नहीं करेंगे, ये क्या करेंगे, कमी करेंगे। और प्रकृति के समग्र संतुलन में गड़बड़ी होगी, ये बात भी बिल्कुल सही है। ये वाली बात भी सही है, ये वाली बात भी सही है। आंसर क्या बन गया इसका, ए। अगर हम जो है पेड़ों को काट देंगे तो क्या होगा, भूजल के स्तर में क्या हो जाएगी, भूजल के स्तर में कमी पे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। सोमालिया के नवनिर्वाचित, ये 2020 की बात चल रही है, 2020 में सोमालिया के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री कौन बने थे। तो सोमालिया के जो प्रधानमंत्री बने थे वो कौन बने थे, वो बने थे मोहम्मद हुसैन रोबेल। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि जैसे ये अफ्रीका एक कॉन्टिनेंट है, इस अफ्रीका कॉन्टिनेंट में एक हिस्सा ये वाला है, ये लाल सागर के आसपास वाला जो हिस्सा है, इसमें इस वाले हिस्से को कहा जाता है, इसको कहा जाता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। क्या कहा जाता है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। तो इस हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कितने देश हैं, आपसे बहुत बार ये वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप ध्यान रखना, इसको ऐसे याद रखना, SEED, सीड। सोमालिया, इरिट्रिया और इथोपिया, और डी से इसमें आता है आपका जिबूती है, ये आपका क्या है, जिबूती है। ठीक है, सोमालिया, इरिट्रिया, इथोपिया और जिबूती, ये चार जो देश हैं ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आते हैं। ठीक है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आते हैं। तो सोमालिया आपका हॉर्न ऑफ अफ्रीका का एक क्या है, देश है। अगला एक क्वेश्चन है कि मीर जाफर को वर्ष
पुनः बंगाल का नवाब के रूप में प्रतिष्ठित किया गया था। तो मीर जाफर को कब 1764 में क्या कर दिया गया था, दोबारा बंगाल का नवाब बना दिया गया था। देखो एलिमिनेट कर सकते हो आप कि 1746 से पहले तो कोई भी प्रॉब्लम हो ही नहीं रही थी, क्योंकि ये सारी प्रॉब्लम जो हुई है 1757 में हुई है। तो 1757 और 1647 ये तो आपने क्या कर दिया, 1746 और 1647 तो एलिमिनेट कर दिया। 1674 तक बंगाल में पूरी तरीके से बंगाल में क्या हो चुके थे, बंगाल में अंग्रेज शासन शुरू कर चुके थे। अंग्रेज क्या कर चुके थे, शासन शुरू कर चुके थे। तो वहां पर उन्होंने क्या कर दिया था कि इनके जो नवाब है उन नवाबों का तो काम ही खत्म कर दिया था 1774 तक। तो आंसर क्या बच पा रहा है फिर इसका, 1764 बन पा रहा है कि जो है मीर जाफर को पुनः जो है क्या किया गया था, बंगाल का नवाब इसमें 1764 में बनाया गया था। इसके बाद तुम्हें पता भी होगा कि इलाहाबाद की संधि हुई थी। इलाहाबाद की संधि के बाद भी कुछ चीजें चल नहीं पाई और उसके बाद अंग्रेजों ने कहा कि तुम्हारे बस की कोई बात नहीं है, इस मामले को सारे को हम ही कंट्रोल में करते हैं। और फिर अंग्रेजों ने क्या किया था, वारेन हेस्टिंग को यहाँ पर अपना एक जो है क्या बना दिया था, गवर्नर बना दिया था। और बाद में वारेन हेस्टिंग के बाद तुम्हें पता है कि फिर बंगाल, बंगाल के बाद मद्रास, मद्रास के बाद जो है बॉम्बे, उसके बाद पूरे भारत पर इन्होंने धीरे धीरे होल्ड कर लिया था। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि सितंबर 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत ने 1960 में पैरा ओलंपिक खेलों की शुरुआत के बाद अब तक कितने पदक जीते हैं। तो इसमें 2021 तक पूछा गया है। तो 2021 तक भारत ने 9 स्वर्ण, 12 रजत और 10 कांस्य जो है क्या है जीते थे। अगर मैं अब 2024 की अगर बात करूं तो 2024 पैरा ओलंपिक में भारत ने 29 पदक जो है वो क्या करे हैं, जीते हैं। कितने पदक, 29 पदक जीते हैं। और इन 29 पदकों के साथ 18वें नंबर पर रहा है। कौन से नंबर पर रहा है, 18वें नंबर पर रहा है। भारत पहली बार पैरा ओलंपिक में 1968 में शामिल हुआ था। उसके बाद भारत ने 2 साल तक उसमें भागीदारी नहीं की, उसके पहले 2 साल भागीदारी नहीं की। तो भारत ने 4 बार के पैरा ओलंपिक में भाग नहीं लिया, बाकी सब पैरा ओलंपिक में क्या किया है, भाग लिया है। अब की बार 2024 में जो पैरा ओलंपिक हुए हैं वो कहां पर हुए हैं, फ्रांस में हुए हैं। इसके अलावा आप ये भी कह सकते हैं कि वहां आपसे पूछा जाए कि उसका जो मैस्कट था वो क्या था। अगर मैस्कट पूछा जाता है तो आप बता सकते हैं कि मैस्कट क्या है, फ्रीजियन कैप जो है वहां का मैस्कट था। अगला एक क्वेश्चन और है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार देश में सर्वाधिक सांविधिक कस्बे कितने हैं। ये कहना चाह रहा है कि कस्बे क्या होते हैं। कस्बों को अगर इतिहास के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इतिहास में क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है प्राक शहर। प्राक शहर ऐसा गांव जिसमें शहर जैसी सभी सुविधाएं, बुनियादी सुविधाएं हो और उसकी न्यूनतम जनसंख्या जो है वो कितनी हो, 5000 हो। 5000 कितनी हो, 5000 न्यूनतम हो। तो उस जगह को गांव ना कहकर क्या कह दिया जाता है, कस्बा कह दिया जाता है। और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जो कस्बों की संख्या थी वो 2011 के हिसाब से 4041 थी। पर अब की बार जब जनगणना के नए आंकड़े आएंगे तो इनमें आपको जो है बदलाव देखने को मिलेगा। बट अभी नए जनगणना के आंकड़े नहीं आए तो अभी जो है आपको यही वाली बात माननी पड़ेगी, क्योंकि उस समय हमारी जो जनसंख्या थी वो 120 करोड़ के आसपास थी। अब हमारी जनसंख्या 144 करोड़ के आसपास है। तो कहीं ना कहीं जो है प्राक शहरों की संख्या में भी आपको वृद्धि देखने को मिलेगी। अब लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मेगा फूड पार्क योजना का लक्ष्य संग्रह केंद्रों और प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्रों के नेटवर्क के माध्यम से खेत से प्रसंस्करण और फिर उपभोक्ता बाजारों तक सीधे जुड़ाव वाली एक प्रणाली प्रदान करना है। नवंबर 2020 में नरेंद्र सिंह तोमर ने इसमें किस राज्य में मेगा फूड पार्क का आभासी उद्घाटन किया। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि नरेंद्र सिंह तोमर ने किस राज्य में मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया। तो यहां पर पंजाब में, पंजाब का एक स्थान है कपूरथला। कपूरथला आपको पता भी होगा कि कपूरथला किसके लिए जाना जाता है, आपका रेलवे कोच जो बनते हैं, रेलवे कोच के लिए जाना जाता है कपूरथला। कपूरथला में क्या किया गया था, 2020 में नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा जो है मेगा फूड पार्क योजना का लक्ष्य रखा गया था और उसकी आधारशिला जो है उन्होंने ऑनलाइन तरीके से की थी। अगर आपसे ये पूछा जाए कि वर्तमान में भारत का जो कृषि मंत्री है वो कौन है, तो वर्तमान में भारत का जो कृषि मंत्री है, अभी आपको मैं एक हिंट देता हूं,
मध्य प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे वो इस समय जो है भारत के क्या है, कृषि मंत्री हैं। बताओ कौन थे। तो ये आपके लिए एक सस्पेंस है, आप इस कमेंट में बताना कि ये जो है इस समय भारत के कृषि मंत्री कौन है। और मैं भी बता रहा हूं, उनको मामा के नाम से जाना जाता है मध्य प्रदेश में। और हाल ही में उन्होंने सोयाबीन को जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य वाली सूची में भी शामिल किया। इतने सारे क्वेश्चन मैंने उनके बता दिया आपको। बस आपको क्या करना है, भारत के वर्तमान जो कृषि मंत्री हैं उनका नाम आपको बताना है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं बहुत अच्छे क्वेश्चनों के साथ अगली क्लास में। ठीक है, एग्जाम सिलेक्शन 360 पर बनने के लिए धन्यवाद। और एग्जाम सिलेक्शन 360 को आप शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करते रहें, जिससे हमारा भी जो है हौसला बढ़ता रहे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर कल की क्लास में। धन्यवाद।